डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी सरकार ने पेश किया 9 लाख करोड़ का मेगा बजट, 10 लाख नौकरियों का वादा। उद्योग, निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस। कृषि उत्पादन में यूपी नंबर 1, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में यूपी। सार्वजनिक समारोह में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत, 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने पर रोक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने युवाओं पर विशेष फोकस का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 4.22 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया। अभ्युदय योजना के 163 केंद्रों पर 23,000 से अधिक अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। 108 विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित कर युवाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित हो चुकी है यूपी बजट में, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा की गई है। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रदेश के परिवहन ढांचे को मजबूत करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई प्रगति मिलेगी। प्रदेश के संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। बड़े शहरों के साथ धार्मिक नगर भी जुड़ेंगे। निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसे यूपी के बुनियादी ढांचे के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अपना 10वां लगातार बजट पेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रमिक कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि घर, गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आशंका दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मोबाइल हेल्थ वैन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। श्रमिकों को स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन गठित किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। बीसी रक्त सखी के माध्यम से 29,000 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन देन हुआ। महिला सामर्थ्य योजना में दुग्ध उत्पादक कंपनियों का गठन किया जा रहा है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता मिल रही है। सेफ सिटी परियोजना से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ी है। नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन और वादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अब विशेष सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के 6 अंतरों का गायन या वादन अनिवार्य रहेगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है।
नए प्रोटोकॉल के तहत तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, प्रस्थान और राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और सभी को खड़ा होना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल जैसे स्थलों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी, जबकि देश भर के स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रगीत का वादन, सिविल सम्मान समारोह, औपचारिक राजकीय कार्यक्रम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन, प्रस्थान, राष्ट्रीय झंडा परेड और सरकार द्वारा घोषित अन्य अवसरों पर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राष्ट्र एकता और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रगीत के सम्मान को सुनिश्चित करना है। लोकसभा के बजट सत्र के 10वें दिन विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर हंगामा खड़ा कर दिया था। मंगलवार को सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और पीसी मोहन ने मात्र 1 मिनट में सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें लगभग 120 विपक्षी सांसद शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि बजट पर चर्चा होने दें। हंगामे से काम प्रभावित हो रहा है। दोबारा शुरू हुई कार्यवाही में केपी चनेट्टी ने विपक्ष से शशि थरूर को आम बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार को कड़ी आलोचना की। नवी मुंबई के उरण और उल्वे क्षेत्र से जुड़े कथित वन भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने ठेकेदार जेएम महात्रे के लगभग 18 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में 3 भूखंड शामिल हैं, जिनमें आरोप है कि महात्रे ने दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम करवाई थी। ईडी के अनुसार ये भूमि 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी। महात्रे ने इसके बाद इसमें एनएचआई को सौंपकर कथित रूप से 42 करोड़ से 40 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त किया। जांच एजेंसी का दावा है कि मुआवजे की राशि का उपयोग अन्य संपत्तियां खरीदने और ऋण चुकाने में किया गया। इस मामले में अब तक ईडी ने कुल 69 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में बताया गया कि जेएम महात्रे पूर्व शेतकरी कामगार पक्ष से जुड़े रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, जबकि उनकी कंपनी को विभिन्न सरकारी ठेकों से लाभ मिला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के खजाने से लगभग 10,000 करोड़ रुपए गायब होने के मामले को लेकर वित्त मंत्री पर बड़ा सवाल उठाया है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस मुद्दे को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपनी पोस्ट की शुरुआत सवाल से की, झारखंड में आखिर चल क्या रहा है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य के खजाने से इतनी बड़ी रकम गायब है, लेकिन विभाग इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को इस मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत दी गई है। मरांडी ने यह भी कहा कि जिम्मेदार पक्ष के तौर पर बीजेपी नेता के सामने भ्रष्टाचार उजागर करती रहेगी। राज्य में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अब इस मामले ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कैन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित ग्रामीणों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए पत्थरबाजी भी की। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि परियोजना के कारण उनका विस्थापन और जीवन प्रभावित हो रहा है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए लगातार कार्रवाई और निगरानी जारी रखी। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए एक सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक विवेचना के मामले में सब इंस्पेक्टर राजेश पाल ने पीड़ित से घूस की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। टीम ने इन्होना कस्बे में एक होटल के पास से आरोपी को रिश्वत लेते हुए हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ की गई। राजेश पाल वर्तमान में इन्होना थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। फिलहाल टीम पूरे मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
रजबपुर थाना क्षेत्र स्थित वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री देने का गंभीर आरोप लगा है, जिससे हड़कंप मच गया है। बीएससी ऑप्टोमेट्री के एक छात्र की डिग्री को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने नकली बताते हुए रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। जांच में सामने आया कि संबंधित कोर्स का कोई वैध रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। आरोप है कि प्रति छात्र 10,300 रुपये डिग्री फीस वसूलकर जाली दस्तावेज थमा दिए गए। पीड़ित छात्रों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। यूनिवर्सिटी अधिकारियों पर धमकी और बदसलूकी करने के भी गंभीर आरोप हैं। फिलहाल छात्र और उनके परिजन सदमे में हैं और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई कथित लूट की घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये लूट असल में एक सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि एक विवाहित महिला ने अपने भाई की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने को ये षड्यंत्र रचा। महिला ने अपनी जेठानी के जेवरात हटाकर झूठी लूट की कहानी गढ़ दी। जांच के दौरान पुलिस ने सच्चाई उजागर करते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया। झूठी लूट में दर्शाए गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने महिला और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के डोंबिवली के खोणी पलावा इलाके की आर्किड सोसाइटी में आवारा कुत्तों की दहशत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोमवार सुबह स्कूल जा रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची पर 10 से 15 कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सोसाइटी परिसर में पहले से बैठे कुत्तों ने पीछे से बच्ची को घेर लिया और उसका पीछा करने लगे। डरी सहमी बच्ची जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही और जोर जोर से चीखने लगी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने लाठी की मदद से कुत्तों को खदेड़ा और बच्ची की जान बचाई। हालांकि बच्ची को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना से मानसिक रूप से सहमी हुई बच्ची। घटना के बाद रहवासियों में आक्रोश है और उन्होंने मनपा व प्रशासन से आवारा कुत्तों पर तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की है। यूजीसी कानून के विरोध में होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सतीश वर्मा डासना स्थित शिव शक्ति देवी मंदिर में महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के यहां आयोजित बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। उनके साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर को भी हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बैठक यूजीसी कानून के विरोध को लेकर बुलाई गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। विश्व स्तर पर मनाए जा रहे सेफर इंटरनेट दिवस के तहत गाजीपुर के विकास भवन में साइबर सुरक्षा और एआई के सुरक्षित उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व सीडीओ संतोष कुमार वैश्य ने किया, जबकि डीआईजी एनआईजी अखिलेश जायसवाल ने विशेषज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर हाइजीन और सतर्कता बेहद जरूरी है। कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग लिंक, फ्रॉड कॉल और एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे खतरों से बचाव के प्रति जागरूक करना रहा। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर अपराधियों की पहचान और उनसे निपटारे के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। एपीके फाइल के जरिए होने वाले फ्रॉड को लेकर उन्होंने सलाह दी कि ऐप केवल आधिकारिक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। कुल मिलाकर कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर ठगी से बचाव का मजबूत संदेश दिया गया। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के बलेरा गांव में मंगलवार भोर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई है। 36 वर्षीय अच्छे सिंह पर तड़के हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पीआरवी 112 पर और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या का आरोप मृतक के ही पारिवारिक रिश्तेदारों पर लगा है, जिनमें अजित सिंह, पिंकू और अंकित सिंह समेत अन्य शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चाचा, भतीजे और भाइयों के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है।
कासगंज में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाले इस पर्व पर 5 लाख से अधिक कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने थाना डोलना क्षेत्र के श्याम देवता मंदिर मार्ग और मटर मंडी रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, लाइटिंग, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन के सख्त निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। कुशीनगर जिले के दुधही नगर पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद से परेशान एक व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम निवासी राजभजन तिवारी पिछले 2 वर्षों से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। कार्रवाई न होने से खिन्न होकर उन्होंने टैक्सी स्टैंड के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताया। राजभजन का आरोप है कि जमीन विक्रिया के दौरान सुशील प्रजापति ने उनसे अधिक बेनामा करवा लिया। अपनी शिकायतों पर सुनवाई न होने से आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और पूरे घटनाक्रम से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मनेर मौजा पद्मनेर स्थित प्राइमरी विद्यालय से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ शिक्षा के मंदिर में पूरी रात अश्लील डांस और शराब पार्टी का आयोजन किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के विद्यालय परिसर में ही नशे की हालत में डांस कराया गया। स्थानीय दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने शराब और बालाओं को इंतजाम कर कार्यक्रम आयोजित कराया। विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकत ने क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। हमीरपुर जिले में बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक की जान ले ली। रानी लक्ष्मीबाई पार्क के पास NH 34 हाईवे पर युवक को जोरदार टक्कर मारी गई। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक होटल में काम कर घर लौट रहा था। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्टेशन रोड स्थित SBI ATM के पास 2 बाइकों की हल्की टक्कर के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते गाली गलौज मारपीट में बदल गई और बीच बाजार हंगामा खड़ा हो गया। घटना को वहां मौजूद एक राहगीर ने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 3 बच्चों की मां ने अपने 6 माह पुराने फेसबुक प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मृतक जगभान कुशवाहा चेन्नई में ट्रेन वेंडर था और घर आया हुआ था। झांसी स्टेशन के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी ने ही प्रेमी को तमंचा मुहैया कराया था। वारदात को प्रेमी शिव कुमार और उसके साथी ने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत तीनों को गिरफ्तार कर हथियार व मोबाइल बरामद कर लिया है। कुशीनगर के कसिया नगर में तेज रफ्तार काली थार ने सड़क पर आतंक मचा दिया। पुलिस के रोकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। मौके से भागने की कोशिश में 2 सिपाही बाइक से उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान थार ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में सवार महिला ने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आज यूपी में बजट पेश होने पर विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सपा विधायक गेट पर ट्रंप मोदी की तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। पोस्टरों पर देश बाद में ट्रंप बॉस पहले जैसे नारे लिखे थे। इसी बीच मैनपुरी से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। भोगांव थाना क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर कई घरों में चोरों ने धावा बोल दिया। लाखों रुपए के दहेज का सामान, आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।